सर्वेभ्यः नमो नमः। कैसे हो सब? अच्छे हो, अच्छे ही रहो, घर में ही रहो, खुश रहो। हाँ, तो संस्कृत वर्णमाला पाठ के कुछ चरम बिंदु रह गए, हमें उन्हें देखना है। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा मैं रिवाइज करके आगे जाता हूँ, क्यों तो ऐसे ना हो जाए कि आगे का पूरा याद और पीछे का पूरा फ्लैट, ऐसे कुछ भी ना हो। इसलिए वर्ण उन्हें कहा जाता है कि हमारे मुख से जो भी ध्वनियाँ निकलती हैं, जब हम उन ध्वनियों को या उन आवाज़ों को हम जब चिन्हित करते हैं, उनको किसी प्रतीक का रूप दे देते हैं, तब हम उसे वर्ण कहते हैं। वर्णों को जब हम एकत्रित रूप से एक साँचे में डालने का प्रयास करते हैं, तब हम उसे कहते हैं वर्णों की माला। कि जैसे मेरी किसी छोटी बहन ने एक छोटा सा नेकलेस पहन लिया, तो वो नेकलेस जो भी उसमें मोती जड़े हैं या हीरे जड़े हैं, है ना, वो सारे एक धागे में पिरोए होते हैं, उसे धागे में पिरोया जाता है। वैसे ही वर्णों को, अ को, आ को, क को, ग को, ख को, म को एक माला में, एक वर्णों के साथ, उनके गुणों के साथ, उनके स्पेसिफिकेशंस के साथ एकत्रित किया जाता है। उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं वर्णों की वर्णमाला। वर्णमाला के 3 एक अंग है, समझो, हम अंग कह सकते हैं उन्हें। पहला है स्वर, दूसरा है व्यंजन और तीसरा है अयोगवाह। स्वर कितने हैं? 13 है। अ, आ, ई, उ, रू, लृ, ए, ऐ, ओ, औ। स्वरों में भी ह्रस्व स्वर है, अ, ई, उ, रू और लृ। दीर्घ स्वर है, आ, ई, उ और रू। बाद में संयुक्त स्वर की जो 2 स्वरों के मेल से बनते हैं, ए, ऐ, ओ, औ। इनके बाद आते हैं व्यंजन। जिन वर्णों का उच्चारण करने के लिए हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, हम उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजनों में 5 वर्ग है। 5 वर्गों को, जो 25 वर्ण हैं, हम उन सारे 25 वर्णों को, व्यंजनों को हम क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजन क्यों कहते हैं हम उन्हें? तो जब हम उनका उच्चारण करते हैं, ऐसे वक्त में हम उनका जब उच्चारण करते हैं, ऐसे वक्त उसका उच्चारण करते हुए कहीं ना कहीं हमारी जिह्वा या हमारी ज़बान कहीं ना कहीं टच होते रहती है, इसलिए हम उन्हें कहते हैं स्पर्श व्यंजन। और अंतस्थ व्यंजन, उनके बाद 4 अंतस्थ व्यंजन हैं। इनका उच्चारण करते समय हवा थोड़ी सी रुक कर निकलती है। यमन, रमन, लंग लकार, यानी कि भूतकाल का लकार का नाम है लंग लकार। व, इनका उच्चारण करते हुए हमारे मुंह से थोड़ी सी हवा थोड़ी रुक कर निकलती है, इसलिए उन्हें हम कहते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन, अंतः, समझ रहे हो? इस तरह से अंतस्थ व्यंजन, इस तरह से। बाद में आते हैं ऊष्म व्यंजन, कि जिन वर्णों का उच्चारण करते वक्त गर्म हवा मुंह से निकलती है, हम उन्हें कहते हैं ऊष्म व्यंजन। वो भी 4 है, श, श, स और ह। हलंत व्यंजन, जब व्यंजन स्वरों से रहित होते हैं, उनके नीचे एक टेढ़ी रेखा दी जाती है, उन्हें हम कहते हैं हलंत। जब इनमें स्वर जुड़ेगा तब ये पूर्ण व्यंजन बन जाएंगे। आज उसी का एक पॉइंट हमें अभी देखना है, संयुक्त व्यंजन। इसके बाद जब 2 व्यंजनों के बीच में कोई स्वर नहीं होता, तो वे आपस में मिलकर संयुक्त व्यंजन बन जाते हैं। मुख्यतः 5 संयुक्त व्यंजन हैं, क्ष, त्र, ज्ञ, द्य और श्र।
आगे अयोगवाह हम देख चुके हैं इन्हें। अनुस्वार और विसर्ग दोनों क्या है, दोनों भी अयोगवाह है। यह स्वर के अधिकतर न या म के साथ स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, जैसे संवाद, संस्कृत, पुष्पम आदि आदि। आपकी किताब में है, आप भी देख सकते हो। किताबें तो अपनी डेफिनेटली खोली होगी, खोली है ना? हाँ, नोटबुक्स, हाँ सब खोल के अपने पास रख लो, आपको देखने के लिए लगे, इसे बंद मत रखो उसे। ओके, आगे विसर्ग, इसका प्रयोग भी स्वर के बाद होता है तथा इसका उच्चारण ह की तरह किया जाता है, जैसे राम, कृष्ण, ग्राम, हरि आदि आदि। ये हो गया अब तक का रिवीजन। पिछले एक 5-5.5 मिनटों से, जब अब लगभग 6 मिनटों का समय हो गया है, हमने स्वर, पहले वर्ण, स्वर, व्यंजन आदि की व्याख्या देखते हुए अब अयोगवाह तक हम आ गए हैं। अगला पॉइंट जो हमें देखना है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जब, जैसे मैंने पिछले पाठ में आपको पंचम वर्ण के बारे में बोला था कि जो अनुनासिक व्यंजन है कि जिसका उच्चारण हमने नाक से करना पड़ता है, वैसे ही जैसा कि हमने पढ़ा, मैं स्वरों का मात्राओं के रूप में उपयोग कैसे किया जाता है हमें वो देखना है। व्यंजनों का उच्चारण स्वरों के बिना नहीं हो सकता। आपकी किताब में क्या जानकारी है मैं वो पढ़ रहा हूँ, मैंने यहाँ पे भी लिखी है वही जानकारी, अब देख सकते हो, कोई बात नहीं। व्यंजनों का उच्चारण स्वरों के बिना नहीं किया जाता, इसलिए स्वरों का प्रयोग व्यंजनों के साथ मात्राओं के रूप में किया जाता है। जब स्वर व्यंजन के साथ जुड़ते हैं तो उनके हलंत का लोप हो जाता है। अभी मैंने आपसे कहा है कि हलंत का हलंत क अधिक अ क्या होगा, क होगा, और उसका हलंत निकल जाएगा। अभी वहाँ यहाँ पे भी वही व्याख्या है, क्या आई है, अंत एक लास्ट लाइन में पढ़ता हूँ। जब स्वर व्यंजनों के साथ जुड़ जाते हैं तो उनके हलंत का लोप हो जाता है। लोप हो जाता है यानी कि क्या, लोप का मतलब है, सामान्य रूप से लोप का मतलब है नष्ट हो जाना, लेकिन संस्कृत के ग्रामर की भाषा में या व्याकरण की भाषा में लोप होना यानी नष्ट होना तो अर्थ लिया ही जाता है, लेकिन वह स्वर या वह व्यंजन या वह अक्षर किसी अक्षर के साथ जुड़ जाता है, यानी कि उसका मूल अस्तित्व कभी भी नष्ट नहीं होता है, उसे हम लोप कहते हैं। तो अब हम आपकी किताब में भी आप देख सकते हो, इमेज में भी देख सकते हो, क हलंत है अधिक अ, क्या हुआ, क अधिक काना आया है, काना, आ का काना आया, देख सकते हो, क्या होगा वहां पे, का। बाद में क अधिक ई, क्या होगा वहां पे, की, रस्वई है, पहली ई है, पहली एक मात्रा की ई है। ओके, बाद में क्या है, क अधिक ई, क्या होगा वहां पे, की, दीर्घ की, क का की, क का की, क का की। बाद में है क अधिक उ, तो क्या आएगा, उकार है, उकार। कुलदीप का कु जो होता है वो ह्रस्व होता है ना, मेरे नाम का कु जो है वो ह्रस्व है, पहला है, पहला उकार है, वहाँ पे होगा कु। बाद में कु, दीर्घ कु। बाद में आएगा क्रू, संस्कृत का क्रू, जानते हो कैसे लिखते हैं, क लेकर नीचे से रू लेते हैं ना, उसे क्या कहते हैं, क्रू। क्या कहते हैं, क अधिक रू इज इक्वल टू क्रू। बाद में होगा क अधिक ए, क अधिक ए, तो क्या आएगा वहां पे, के। क अधिक आई, क्या आएगा वहां पे, कई। क अधिक ओ, क्या आएगा वहां पर, को। बाद में क अधिक औ, तो क्या आएगा वहां पर, क्या आएगा वहां पर, क्या आएगा वहां पर, वहां पे आएगा कौ। विशेष नियम दिया गया है, आप समझ गए आप ये बात, क का की कु के, क का की कु क्रू के कई को कौ। ठीक है, अब देख सकते हैं आप यहाँ पे 13 स्वर आ गए हैं, क्या देखिए, ओ आ ई उ रू, ए ऐ ओ औ।
ठीक है, वहाँ पर सिर्फ हमें रू नहीं दिख रहा है, बाकी हमारे सारे स्वर यहाँ पर आ चुके हैं। तो कितने आ गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, दीर्घ रू नहीं दिख रहा है और रू नहीं दिख रहा है। ठीक है, उनके बारे में कोई वर्ड्स नहीं है हमारे सामने। ओके, ठीक है, आगे। तो अभी भी कैसे होगा फिर? र का कैसे होगा हम सोच सकते हैं। र रा, री री, रू रू, है ना, रे रई, रो रऊ, कि जैसे हमने क किया है वैसे होगा। ठीक है, समझ रहे हो? आगे, र के साथ उ व उ की मात्रा, ऊ का प्रयोग इस तरह से किया जाता है। देख सकते हैं कि यदि रू लिख रहे हो हम, तो एक सीधे पहला ही ऊ होता है, और रू दीर्घ रू होगा तो वहाँ पे ज़रा सा उसकी मात्रा बड़ी है। आप किताब में भी देख सकते हो और मेरी इमेज में भी आप देख सकते हो कि वो कैसे हो रहा है। तो समझ गए हो स्वरों का मात्राओं के रूप में प्रयोग। क्यों? तो स्वर कैसे है कि स्वरों के बजाय व्यंजनों को अर्थ नहीं प्राप्त होता है, इसलिए हम जब उनका उच्चारण करते हैं तब उनको हमें मात्राओं के रूप में लेना पड़ता है। इसलिए हमने एक ही जगह पे मात्रा ली है, आई की जगह पर 2 मात्राएं ली है ना, दीर्घ ई की जगह पर दीर्घ ई लिया है। मराठी भाषा में वेलांटी कहते हैं, दूसरी वेलांटी, पहली वेलांटी। ओके, समझ रहे हो? वैसे ही यहाँ पे हिंदी में और संस्कृत में क्या कहते हैं? प्रथमा ई, द्वितीया ई, इन संस्कृत इट इज, और हिंदी में पहली ई, दूसरी ई। ठीक है, आगे। अब हमें देखना है वर्णों का संयोजन। वर्णों अर्थात स्वरों व्यंजनों को आपस में जोड़कर जब हम पद का निर्माण करते हैं तो वह वर्ण संयोजन कहलाता है। कोई भी पद स्वरों या व्यंजनों के बजाय बन ही नहीं सकता, इसलिए स अधिक आ, ध अधिक ऊहु क्या आएगा? साधु। आपकी किताब में भी है, आप देख सकते हो। बाद में 23rd देखते हैं जरा सा आगे जाकर। वो अधिक नो अधिक ओ अधिक रो अधिक अह क्या है? वानरह। वो अधिक आ, सॉरी, वो अधिक आ, अधिक नो अधिक ओ अधिक रो अधिक अह क्या आएगा? वानरह। क्या आएगा? वानरह। बाद में देख सकते हैं क्या है यहाँ पर, हाँ, ब अधिक उ अधिक द अधिक ध अधिक ई ही क्या है? बुद्धि ही। ब अधिक उ बु, द अधिक ध, द को ध जुड़ गया आधे से, हाँ, ध आधा है, द पूरा है, ई रस्वई, तो क्या हो गया? बुद्धि। और ई ही है तो क्या है? विसर्ग है। अभी अभी हमने देखा है कि वो विसर्ग कब आएगा? शब्द के अंत में आएगा, है ना। तो क्या होगा? बुद्धि ही। देख सकते हैं आपकी किताब में 19 नंबर पर वो एग्जाम्पल है। ठीक है, आगे जा रहा हूँ। समझ गए हो वर्ण संयोजन किसे कहते हैं? जब हम स्वर और व्यंजनों को एकत्र करते हैं तब हम उन्हें क्या कहते हैं? वर्ण संयोजन। क्या कहते हैं हम उन्हें? वर्ण संयोजन। आगे, वर्ण विन्यास। जब हम किसी भी शब्द पद के वर्णों, स्वर तथा व्यंजनों को अलग अलग करते हैं तो उस प्रक्रिया को वर्ण विच्छेद या वर्ण विन्यास कहा जाता है। कमलानी, क अधिक म अधिक अ अधिक ल अधिक आ अधिक न अधिक ई, यानी को पहले यानी क्या करना है हमें? पहले वर्ण संयोजन में हमने वर्णों को एकत्र किया है, वर्ण विच्छेद में हमने वर्णों को अलग अलग किया है। ओके, गीता, ग अधिक दीर्घ ई अधिक त अधिक आ, तो क्या होगा? गीता। देख सकते हो अपनी किताब में भी। तो इस तरह से हमारे यह पाठ पूरा हो गया है। कुछ स्मरणीय तथ्य इस पाठ के बारे में मैं आपसे कहना चाहता हूँ। हमारे मुंह से जो ध्वनियाँ निकलती हैं
उन ध्वनियों को चिन्हित करने के लिए हम जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं हम उन्हें वर्ण कहते हैं। वर्णों के समूह को ही वर्णमाला कहा जाता है। स्वर 13 स्वर है। अ आ इ ई उ ऊ रू 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 ए ऐ ओ औ। स्वरों के 3 भेद है, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। ह्रस्व स्वर 5 है, दीर्घ स्वर 4 है और संयुक्त स्वर भी 4 है। 5 और 4 9, 9 और 4 13। इस तरह से स्वरों को बोलने के लिए किसी सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ती है। कंठ से जो भी ध्वनियाँ निकलती हैं उन्हें ही हम स्वर कहते हैं। लेकिन व्यंजनों को बोलने के लिए स्वरों का आधार आवश्यक होता है। व्यंजनों की कुल संख्या है 33, 33, 33। श श स ह जो है वो ऊष्म व्यंजन है। य र लव अंतस्थ व्यंजन है। स्पर्श व्यंजनों के 5 वर्ग होते हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। क वर्ग का अनुनासिक व्यंजन यानी पंचम वर्ण है ग। च वर्ग का अनुनासिक व्यंजन है या पंचम वर्ण है य। ट वर्ग का अनुनासिक या पंचम वर्ण है न, बान का न, गणपति का न। बाद में त वर्ग का अनुनासिक व्यंजन है न, नल का न। और प वर्ग का अनुनासिक व्यंजन है म। ठीक है, आगे। जब व्यंजनों के साथ स्वर नहीं लगते तो उनके नीचे हलंत लगाया जाता है। हलंत क, अभी अभी हमने देखा है क हलंत अधिक ई की, उसका हलंत निकल जाएगा। ठीक है, उसी तरह से जब हम स्वरों और व्यंजनों को जोड़कर लिखते हैं तब हम उन्हें व्यंजन, और स्वरों को जब हम जोड़कर लिखते हैं तब हम उन्हें क्या कहते हैं? हम उन्हें कहते हैं तब वर्ण संयोजन। स्वरों और व्यंजनों को अलग अलग करने की प्रक्रिया को हम वर्ण विच्छेद कहते हैं। विसर्ग का प्रयोग अधिकांशतः शब्द के अंतिम स्वर के बाद होता है, लेकिन दुखम इस शब्द में विसर्ग बीच में ही लग जाता है। ये सारे स्मरणीय तथ्य आपकी किताब में दिए गए हैं। मैंने सिर्फ आपको पढ़ के इसलिए सुनाए कि आपको जानकारी हो सके एक बात, और एक ओवरऑल रिवीजन भी आपका हो जाए दूसरी बात। तो आज के पाठ में हमें इतना ही है, लेकिन जाते जाते इतना कह जाऊँगा कि अपने वर्कशीट्स टाइम टू टाइम सबमिट कीजिएगा। आपको जो भी कंटेंट के बारे में प्रॉब्लम है मेरे मेल आईडी पे और मेल करके आप सवाल पूछ सकते हो। मेरे इस चैनल को, यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें। आपके प्रोनाउंसिएशन के लिए मैं रोज़ एक वीडियो सर्वनाम की हो या वाक्यों की हो मैं डालने का प्रयास कर रहा हूँ, कि जिसकी वजह से आपका प्रोनाउंसिएशन अच्छा होगा संस्कृत का। तो और डेली अपडेट्स पाने के लिए मेरे चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिल सके। तो इसी ज्ञान के साथ मैं आपकी अभी विदाई लेता हूँ। अपना होमवर्क टाइम टू टाइम सबमिट कीजिएगा। अपने मम्मी और पापा के सारी बातें सुनिएगा। अपना बिहेवियर अच्छा रखिएगा। अपना खुद का ख्याल रखिएगा और अपना टाइम टू टाइम स्टडी कंप्लीट कर खुश रहिएगा। क्यों तो जो वक्त पर काम करते हैं उन्हें ही सब कुछ अच्छा मिलता रहता है। इसलिए इसी कामना के साथ मैं अभी आपकी विदाई लेता हूँ। गृहे तिष्ठेम सर्वान् रक्षेम। सर्वेभ्यः नमो नमः। पुनः